मिनी ट्रैक्टर, लालची काऊ, बफेलो मिल्क वाला। गांव में संतोष नाम का एक लालची आदमी रहता था। उसके पास ढेर सारे गाय और भैंस थी। उसके पास एक बंजर खेत भी था, जहां वो अपनी गाय और भैंस को रखा करता था। काश मेरे इस खेत को खेती करने के लायक कुछ भी मिल जाए, फिर तो मेरी आमदनी और भी बढ़ जाएगी। एक तरफ दूध बेचूंगा और दूसरी तरफ खेती करूंगा। संतोष हमेशा अपने मुनाफे के बारे में ही सोचता था। वो हमेशा अपने मुनाफे के लिए नए नए तरीके ढूंढ लाता था। कभी दूध में पानी मिलाता तो कभी अचानक से दूध की कीमत बढ़ा देता था। गांव वाले भी संतोष की चालाकी समझ नहीं पा रहे थे। एक दिन एक आदमी संतोष से कहता है, क्यों रे संतोष, आज के दूध के चाय का कोई मजा नहीं आया। क्या आज दूध कम और पानी ज्यादा दिया क्या? अरे जा रे जा, तुम्हारी चाय पत्ती में ही कमी होगी। मेरे गाय के दूध में कोई कमी नहीं। आया बड़ा। संतोष इस तरह से गांव वालों को बेवकूफ बनाता था। इतना ही नहीं, बल्कि उसके पास अगर कोई पैसे मांगने आता तो वो उन्हें ज्यादा ब्याज पर पैसे देता था। संतोष के लालच की कोई सीमा नहीं थी। एक दिन वो अखबार में एक मिनी ट्रैक्टर के बारे में पढ़ता है। अरे ये मिनी ट्रैक्टर तो एक आविष्कार है, आविष्कार। अखबार में तो इसके कितने सारे फायदे लिखे हैं। मुझे इस मिनी ट्रैक्टर के बारे में और जानकारी हासिल करनी होगी। संतोष उसी दिन शहर जाता है। उसे बस स्टॉप पर एक मनोज नाम का आदमी मिलता है। अरे आप शहर में नए दिख रहे हो, लगता है गांव से आए हो। किसी से मिलने आए हो क्या? अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैं तो यहाँ मिनी ट्रैक्टर खरीदने आया हूँ। वाह, मिनी ट्रैक्टर खरीदने आए हो? अरे मैं तो उसी कंपनी में काम करता हूँ। क्या सच में? मुझे उस मिनी ट्रैक्टर के फायदे में फिर कुछ बताओ। अरे मिनी ट्रैक्टर की बात ही अलग है। कद छोटा पर काम बड़े बड़े। मिनी ट्रैक्टर इतना पावरफुल है कि बंजर जमीन को भी खेती के लायक बना दे। खेत की जुताई करती है, बीज बोती है और फसल भी काटती है ये मिनी ट्रैक्टर। कम समय में ज्यादा काम, पैसों की बचत ही बचत। अरे पर क्या, जरा खुल के बोलो। अरे कंपनी वाले मिनी ट्रैक्टर के दुगने पैसे ले रहे हैं, बस यही बात मुझे खाई जा रही है। पर भाई साहब, आप गांव से हो, नेक हो। मैं आपको मिनी ट्रैक्टर कम दाम में दिला सकता हूँ। बस अभी कुछ एडवांस दे दो, कल मैं आपको आपके घर तक मिनी ट्रैक्टर पहुंचा दूंगा। अरे भाई साहब, आप तो भगवान के जैसे मेरी मदद करने चले आए। ये लीजिए एडवांस, और हाँ, बाकी के पैसे मैं कल दे दूंगा। संतोष पहले से ही लालची था, इसलिए वो मनोज की बातों में आ जाता है। वो उसे एडवांस देता है। अपना एड्रेस बताकर संतोष वापस बिना कोई छानबीन किए गांव वापस आता है। दूसरे दिन संतोष मनोज का इंतजार करते रहता है। अरे ये मनोज कब आएगा? मैं मिनी ट्रैक्टर को देखने के लिए तरस रहा हूँ। पूरे दिन के बाद शाम को मनोज मिनी ट्रैक्टर लेकर आता है। संतोष मिनी ट्रैक्टर को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। अरे मनोज, तुम्हें पता नहीं कि तुमने मेरा काम कितना आसान किया है। ये लो तुम्हारे बाकी के पैसे। अब कल से ही खेत के काम में जुट जाओ। पर क्या मैं आज रात यही गुजार सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मनोज रात वही गुजारता है। दूसरे दिन सवेरे सवेरे मनोज कहता है, अरे संतोष भाई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा गाँव आकर। मुझे ना जंगल देखना है। क्या मैं तुम्हारे गाय और भैंस को लेकर जाऊं जंगल में? हाँ हाँ, जाओ जाओ, पर जरा संभाल कर। जल्दी आना, तब तक मैं खेत जाता हूँ मेरा मिनी ट्रैक्टर लेकर। मनोज गाय भैंस लेकर जाता है तो संतोष मिनी ट्रैक्टर को लेकर खेत जाने लगता है। मिनी ट्रैक्टर को देखकर गांव वाले भी चकित हो जाते हैं, पर तभी वहां पुलिस आती है और संतोष को रोकती है। अरे रुक जाओ, ये मिनी ट्रैक्टर तुम्हारे पास कहाँ से आया? अरे साहब, ये तो मैंने मनोज नाम के आदमी से खरीदा है। ये मिनी ट्रैक्टर मेरा है। क्या कहा मनोज? वो तो एक चोर है। उसने कल ही ये मिनी ट्रैक्टर चुराया और आकर तुम्हें बेच दिया। हमें ये ट्रैक्टर जब्त करना पड़ेगा। अरे क्या कह रहे हो साहब? ये चोरी का मिनी ट्रैक्टर है? इतना बड़ा धोखा! इंस्पेक्टर साहब, मेरे पूरे पैसे।
पैसे देने से पहले अच्छे से छानबीन करनी चाहिए थी ना। अब हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कहकर पुलिस मिनी ट्रैक्टर को जब्त कर लेते हैं। संतोष रोने लगता है तो सारे गांव वाले उस पर हंसने लगते हैं। तभी उसे उसकी गाय और भैंसों की याद आती है। अरे मेरे गाय और भैंसे, वो भी तो मनोज लेकर गया था, कहीं उसने उन्हें भी तो नहीं चुरा लिया। इसलिए संतोष, कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। आज तक तुमने लालच में आकर हम सारे गांव वालों को धोखा दिया, अब भुगतो तुम्हारी करतूत। संतोष भागते हुए जंगल जाता है, पर उसे कहीं पर भी ना गाय भैंस मिलती है और ना ही मनोज। तब वो समझ जाता है कि उसके हाथ से पैसे, गाय और भैंस निकल गए हैं। वो अपना सर ही पकड़ लेता है। इस तरह से संतोष लालच में आकर अपना सब कुछ गवा देता है। फ्लाइंग कार। कृष्णापुरम नाम के गांव में सुरेश नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक कार थी। उसमें वो ग्राहकों को घुमाता था और उन आए हुए पैसों से अपना गुजर बसर किया करता था। लेकिन वो आए हुए पैसों से असंतुष्ट था। एक दिन सुरेश, आओ भाई आओ, गाड़ी शहर जा रही है, जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ। अरे भाई, मुझे शहर जाना है, कितने पैसे लोगे? सिर्फ 100 रुपए। ठीक है। आदमी कार में बैठ जाता है। इतने में गूंगा और बहरा आदमी उधर आता है और इशारे करते हुए पूछता है, हाँ भाई, कहाँ जाना है? ये कार शहर जा रही है। वो गूंगा और बहरा आदमी इशारे कर रहा था। सुरेश उन इशारों को समझ नहीं पाता। अरे, इसको मुझे ही मिलना था क्या? क्या यार, ये क्या कह रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा इसके साथ क्या करूं। एक काम करता हूं, इसको गाड़ी में बैठा लेता हूं और शहर जाकर छोड़ दूंगा, फिर ये जाने और इसका काम जाने। बाद में एक मोटा आदमी वहां आता है। देखो भाई, कार में एक ही आदमी की सीट है, एक आदमी को 2 सीटें नहीं दे सकता मैं। क्यों? मैं मोटा हूं तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो? डिग्गी खाली है भाई साहब, डिग्गी में जाके बैठ जाओ। ठीक है, मैं डिग्गी में बैठता हूँ। वो आदमी जाकर डिग्गी में बैठ जाता है। उसके बाद बहुत सारे ग्राहक आते हैं। सुरेश को क्या करूं ये समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो पास में खड़ी हुई कूड़े की गाड़ी को खींचकर अपनी कार के पीछे बांध देता है और आए हुए ग्राहकों को उसमें चढ़ा लेता है और उन सब से पैसे वसूल करता है। अरे भाई, अब तक तो हम शहर भी नहीं पहुंचे, तुम पैसे क्यों वसूल कर रहे हो? कुछ नहीं सर, वो मुझे डीजल डलवाना है ना, इसलिए। ये कहकर वो सबसे पैसे ले लेता है और डीजल डलवा लेता है और शहर की ओर निकलता है। कार जैसे ही जंगल के सामने से गुजर रही थी, अचानक से उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। एकदम से लोग कार से उतरकर गाड़ी के पंचर को देखते हैं। क्यों भाई, कार का तो टायर ही पंचर हो गया है, क्या तुम्हारे पास स्टेफनी है क्या? जी नहीं है सर। क्या? तो अब हम कैसे जाएंगे? एक काम करो, हमारे पैसे वापस करो, हम हमारे रास्ते हो लेंगे। भाई साहब, मेरे पास तो एक चवन्नी भी नहीं है। आपके दिए हुए पैसों से तो मैंने डीजल डलवा लिया ना। अगर आपको मेरे ही साथ जाना है तो मेरा थोड़ा इंतजार कर लो, मैं पास के ही गांव में जाता हूं और इस गाड़ी का पंचर लगवा के आता हूं। ये कहकर सुरेश टायर का पंचर लगवाने के लिए पास के गांव जाता है। बहुत देर तक सुरेश वापस नहीं आता। इतने में सारे पैसेंजर्स अलग अलग गाड़ियों से वहां से जा चुके थे। जब सुरेश वापस आता है तो वहां पे कोई नहीं था। सुरेश को क्या करूं समझ में नहीं आता। उस जंगल में उसे दूर एक मंदिर दिखाई देता है। सुरेश वहां जाता है। सुरेश को वहां एक स्वामी जी दिखाई देते हैं। सुरेश उनके पास जाता है। स्वामी जी, मेरे कष्ट खत्म ही नहीं हो रहे हैं। मैं ऐसे कब तक परेशान और दुखी रहूंगा? मैं चाहता हूं कि आप मुझे कोई वरदान दीजिए। सुख और दुख तो हमारी सोच से होते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। स्वामी जी, मेरी कार को उड़ने वाला हवाई जहाज जैसा बना दीजिए। मैं कोई भगवान नहीं हूं।
तो तुम क्यों इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी छोड़कर यहाँ बैठे हो? तुम्हें कुछ नहीं आता। जो भी पूछूं कहते हो भगवान से पूछो, भगवान से पूछो। अरे भैया, भगवान से ही पूछना है तो मैं भगवान से डायरेक्ट ही जाके मांग लूंगा ना। मुफ्त में बैठकर यहाँ नसीहत मत दिया करो, ठीक है? मैं जाकर भगवान से ही मांग लेता हूँ। हाँ। ये कहकर सुरेश मंदिर के सामने जोर जोर से, हे भगवान, मेरी कार को फ्लाइंग कार बना दो प्लीज। हे भगवान, मेरी सुनो, मैं बहुत कष्ट में हूँ। भगवान कृपा करो, मेरी मदद करो। भगवान, तुम भी स्वामी जी की तरह मत कहना कुछ। मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए सुरेश मंदिर में ही सो गया। सुबह उठकर देखता है तो कार सच में फ्लाइंग कार में बदल चुकी थी। उसे 2 पंख लगे हुए थे। ये देख सुरेश स्वामी जी से, स्वामी जी, मेरी कार सच में फ्लाइंग कार में बदल गई है। देखिए, आइए मैं आपको घुमा के लाता हूं। ठीक है, तुम आराम से अपनी कार में घूमना, लेकिन कभी भी लालच मत करना। तुम ऐसे ही हो स्वामी जी, मुझे देखकर जल रहे हो। ठीक है, मैं चलता हूं। सुरेश खुशी खुशी अपनी फ्लाइंग कार लेकर हवा में उड़ते हुए अपने गांव आता है और अपने गांव वालों को उसमें घुमाता है। एक दिन एक आदमी बहुत बीमार था। गांव के सभी लोग उसे कार में अस्पताल ले जाने को कहते हैं। सुरेश, ये कोई एम्बुलेंस नहीं है, अगर वो मेरी कार में मर गया तो? ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। वो हवा में उड़ ही रहा था कि अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और सुरेश की कार सीधे नीचे गिरने लगती है। नीचे गिरते गिरते उसकी कार एक पेड़ में फंस जाती है और सुरेश उल्टा लटकने लगता है। तभी वहां एक बाघ पेड़ के नीचे बैठा होता है। उसे देखकर सुरेश डर जाता है। अगर वो पेड़ से नीचे गिरा तो वो सीधे बाघ का भोजन बन जाएगा। ये सोचकर वो बहुत डर जाता है। इतने में बाघ वहां से चला जाता है। तभी सुरेश एक लंबी सांस लेकर पेड़ से नीचे उतरकर घर जाता है और हमेशा की तरह मेहनत से काम करके अपना जीवन गुजारता है। हमें लालच और घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब